वो भी इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ। सबसे पहला आइडिया डंजन फार्मिंग का था। मेरी ताकत के साथ मैं लेवल 100 हेल ग्रेड डंजन्स आराम से क्लियर कर सकता था। बॉस ड्रॉप्स और रेयर लूट की कीमत भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन अगर मैं पूरे 24 घंटे बिना रुके फार्मिंग करता रहूं तब भी सब कुछ बेचकर शायद 10 करोड़ से थोड़ा ज्यादा ही कमा पाऊंगा। ये अभी भी 50 करोड़ से बहुत दूर था। फिर मैंने सोचा कि प्रोफेशन सेंटर के क्वेस्ट बोर्ड को चेक करना चाहिए। कई बार बड़े चेंबर्स ऑफ कॉमर्स किसी खास मटेरियल के लिए हाई प्राइस एक्विजिशन क्वेस्ट डालते हैं। वहां प्रॉफिट सामान्य मार्केट प्राइस से कहीं ज्यादा मिल सकता है, लेकिन बेस्ट केस सिनारियो में भी मैं ज्यादा से ज्यादा 20 करोड़ तक ही पहुंच सकता था, यानी अभी भी 30 करोड़ की कमी रहती। दूसरे लोगों को साथ लेकर फार्मिंग करने का ऑप्शन भी बेकार था। मेरी स्पीड मेरी खुद की मूवमेंट और एबिलिटीज पर आधारित थी। कोई भी मेरे साथ पेस मैच नहीं कर सकता था। ऊपर से क्वेस्ट रिस्ट्रिक्शन साफ कह रही थी कि किसी की हेल्प पे गिफ्ट नहीं चलेगा। क्रिस्टल शायद ऐसी कमाई को काउंट भी नहीं करता। ये सोचते सोचते मेरा सिर दर्द करने लगा। समस्या ये नहीं थी कि मैं मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकता था। असली समस्या ये थी कि एक इंसान की स्पीड की भी एक लिमिट होती है। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। अगर मैं एक साथ कई डंजन्स फार्म करूं तो मेरे पास 10 मनी घोस्ट थे। वे स्वतंत्र रूप से मूव और फाइट कर सकते थे, यानी कुल मिलाकर 11 यूनिट्स। मैं और मेरे 10 घोस्ट्स। अगर हर एक अलग डंजन में घुस जाए तो फार्मिंग स्पीड कई गुना बढ़ सकती थी। मैं चलते चलते अचानक रुक गया। आइडिया सुनने में पागलपन लग रहा था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। सामान्य समनर्स अपने समन्स को अकेले डंजन में नहीं भेज सकते थे, लेकिन मेरे घोस्ट शायद अलग थे। जितना ज्यादा मैंने सोचा उतना ही ये प्लान सही लगने लगा। मैंने फैसला किया कि इसे तुरंत टेस्ट करना चाहिए। मैं वापस प्रोफेशन सेंटर के डंजन एरिया में पहुंच गया। वहां एडमिनिस्ट्रेटर लू चैंग अपने डेस्क पर बैठा था। मुझे देखते ही वो सीधा होकर बैठ गया और बोला, आज कौन सा डंजन चाहिए? लेकिन इस बार मैंने डंजन नहीं मांगा। मैंने उससे एक सवाल पूछा। मेरे पास 10 समन क्रीचर्स हैं, क्या वे अकेले डंजन में एंटर कर सकते हैं? मेरी बात सुनते ही लू चैंग का चेहरा पूरी तरह फ्रीज हो गया। उसने सोचा शायद उसने गलत सुना है। उसने मुझसे दोबारा सवाल दोहराने को कहा। जब मैंने वही बात फिर से कही तो वो कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा। फिर बोला, नॉर्मली समन्स अपने प्रोफेशनल के साथ ही डंजन में जाते हैं। मैंने आज तक किसी को उन्हें अकेले भेजने की कोशिश करते नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि ये पॉसिबल है या नहीं, लेकिन हम ट्राई करके देख सकते हैं। मैंने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो चलो अभी टेस्ट करते हैं। मैंने उसे सबसे पहले एक लेवल 90 हेल ग्रेड डंजन खोलने को कहा। हम ब्लैकविंड माइन केव के एंट्रेंस पर पहुंचे। मैंने एक मनी घोस्ट समन किया, उसे लूट भरने के लिए एक बड़ा बैग दिया और आदेश दिया, अंदर जाओ, सारे मॉन्स्टर्स खत्म करो और जो भी ड्रॉप मिले सब कलेक्ट करके वापस लाना। एडमिनिस्ट्रेटर लिू चेंग ने पोर्टल एक्टिवेट किया। मनी घोस्ट बिना एक पल रुके सीधे पोर्टल के अंदर चला गया और गायब हो गया। कंट्रोल पैनल पर तुरंत दिखा कि डंजन स्टार्ट हो चुका है और एंट्रिंग यूनिट के रूप में मेरी समन क्रीचर रजिस्टर हुई है। उसी समय एक सिस्टम मैसेज भी आया कि कोई प्रोफेशनल खुद डंजन में एंटर नहीं हुआ है, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं। इसके बाद मैंने बाकी के 9 मनी घोस्ट भी समन कर लिए। फिर लू चेंग से कहा कि हर घोस्ट के लिए अलग अलग लेवल 90 हेल ग्रेड डंजन खोले। एक एक करके सभी मनी घोस्ट अपने बैग के साथ अलग अलग पोर्टल्स में घुस गए। कुछ ही पलों में 10 पोर्टल्स एक साथ चमकने लगे। उसके बाद मैंने अपने लिए भी एक डंजन खुलवाया और खुद अंदर चला गया। एडमिनिस्ट्रेटर लू चेंग वहीं कंसोल के पास खड़ा रह गया। उसकी नजरें 11 एक्टिव डंजन्स पर टिकी थी। उसके चेहरे पर ऐसा शौक था जैसे उसने जिंदगी की सबसे नामुमकिन चीज देख ली हो। काफी देर बाद उसने अपना कम्युनिकेटर निकाला और कैप्टन जी शुइंग को कॉल लगाया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने कहा, वो फिर से सीक्रेट रियल में गया है। कैप्टन जी ने सामान्य लहजे में जवाब दिया, आजकल तो ये नॉर्मल बात है। लेकिन लू चेंग ने तुरंत कहा, इस बार मामला अलग है। कैप्टन जी ने पूछा, अलग कैसे? उधर मैं अपने डंजन क्राइम्सन ब्लड डेमन नेस्ट के अंदर पहुंच चुका था। पूरा इलाका खून जैसे लाल धुंध से भरा हुआ था। चारों तरफ अजीब जैविक दीवारें थीं जो किसी जीवित प्राणी की तरह धड़कती हुई महसूस हो रही थी। लेकिन मेरा ध्यान एनवायरनमेंट पर नहीं था। मैंने आंखें बंद की और 10 मनी घोस्ट के साथ अपना कनेक्शन चेक किया। कनेक्शन कमजोर था, लेकिन इतना काफी था कि मैं महसूस कर सकूं कि वे सभी अपनी अपनी डंजन्स में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं उन्हें नए कमांड्स नहीं दे सकता था, लेकिन उनकी जरूरत भी नहीं थी। वे खुद ही पूरे डंजन को साफ करने के लिए काफी ताकतवर थे। तभी क्रिम्सन ब्लड डेमन स्पाइडर्स का एक बड़ा झुंड मेरी तरफ दौड़ पड़ा। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी। इस बार मुझे खुद लड़ना पड़ रहा था। मैंने जमीन पर जोर से पैर पटका और बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ गया। मुक्के, लातें, शोल्डर चार्जेस, रॉ पावर जो सामने आया उसे मैं तोड़ता चला गया। जिन मॉन्स्टर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा थी या जो मिनी बॉस लेवल के थे, उनके लिए मैंने मनी टॉक्स इस्तेमाल किया। सुनहरी ऊर्जा की बाढ़ जैसी लहर निकलती और सामने मौजूद हर चीज को चीर कर रख देती। मैं लगातार आगे बढ़ता रहा, मारना, लूट उठाना और आगे बढ़ना, यही सिलसिला चलता रहा। लगभग 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय बाद मैं फाइनल बॉस तक पहुंच गया। क्राइम्सन ब्लड मदर एम्प्रेस अपने विशाल शरीर के साथ मेरे सामने खड़ी थी। मैंने बिना समय बर्बाद किए मनी टॉक्स एक्टिवेट किया। सुनहरी ऊर्जा का विस्फोट सीधे उसके सीने में जा धंसा। अगले ही पल उसके शरीर में बड़ा सा छेद बन गया। बॉस की चीख पूरे नेस्ट में गूंज उठी और फिर उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर गया। पूरा नेस्ट कांपने लगा और कोलैप्स होने लगा। मैंने नीचे गिरी क्रिम्सन ब्लड मदर एम्प्रेस कोर उठाई, पीछे मुड़ा और टेलीपोर्टेशन एरे में कदम रख दिया। बाहर निकलते ही मैंने देखा कि सभी 10 मनी घोस्ट पहले से मेरा इंतजार कर रहे थे। हर एक के पास मटेरियल्स और इक्विपमेंट से भरा हुआ बड़ा बैग था। मैंने सारे बैग्स खोलकर लूट अपने पास कलेक्ट कर लिया। घोस्ट को कुछ डैमेज हुआ था, इसलिए मैंने उन्हें डिसमिस कर दिया और तुरंत 10 नए फुल स्ट्रेंथ मनी घोस्ट समन कर लिए। फिर एडमिनिस्ट्रेटर लिू चेंग की तरफ देखकर कहा, यार जारी हो। इसके बाद अगले कई घंटों तक बस एक ही रूटीन चलता रहा। डंजन में जाना, पूरा साफ करना, बाहर निकलना, घोस्ट से लूट लेना, पुराने घोस्ट को डिसमिस करना, नए घोस्ट समन करना, फिर अगला डंजन, फिर वही प्रक्रिया बार बार लगातार बिना रुके।
समय तेजी से बीतता गया। 20 घंटे गुजर चुके थे। मेरा शरीर और दिमाग दोनों थक चुके थे। आंखें भारी महसूस हो रही थी। एडमिनिस्ट्रेटर लिu चांग ने मुझे ब्रेक लेने की सलाह दी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। अभी रुकना मतलब एसएसएस रैंक से दूर होना था, इसलिए मैं चलता रहा। अगले दिन सुबह 8 बजे डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। तब जाकर मैंने डंजन फार्मिंग रोक दी। मैंने सारे मटेरियल्स इकट्ठा किए और सीधे टास्क हॉल पहुंच गया। वहां एक विंडो पे जाकर मैंने स्टाफ से कहा, मुझे टास्क सबमिट करने हैं। लेवल 90 से 100 तक के सभी मटेरियल एक्विजिशन टास्क दिखाओ। इसके बाद मैं एक एक टास्क चेक करने लगा। मेरे पास कौन सा मटेरियल है, किस टास्क में क्या चाहिए, रिवॉर्ड कितना है, मैं सब मैच करता गया। कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा टास्क थे। उन्हें चेक करने में ही काफी समय लग गया। आखिर जब सब पूरा हो गया तो मैंने अपना कार्ड नंबर दिया और कहा, सारा पैसा इसमें ट्रांसफर कर देना। फिर मैंने हाथ हिलाया और हॉल के बगल में मौजूद खाली जगह पर सारे मटेरियल्स निकाल दिए। अगले ही पल वहां मटेरियल्स का एक विशाल पहाड़ खड़ा हो गया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। हर आवाज गायब। सभी लोग बस उस ढेर को घूर रहे थे। कुछ सेकंड बाद किसी ने अविश्वास भरी आवाज में कहा, ये क्या है? किसी और ने चिल्लाकर पूछा, किसने डंजन वेयरहाउस को उठाकर यहाँ फेंक दिया? मैंने शॉक में खड़े स्टाफ की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, कुछ और लोगों को बुला लीजिए। ये वेरिफिकेशन आधे घंटे के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। उसके बाद पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। सामने खड़ा कर्मचारी जैसे नींद से जागा। उसकी आवाज कांप रही थी। जी, उसने इमरजेंसी बटन दबा दिया। कुछ ही मिनटों में दर्जन भर से ज्यादा स्टाफ हॉल में दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन मटेरियल माउंटेन देखते ही वे भी पत्थर की तरह जम गए। मैं वहां रुकने वाला नहीं था। टास्क सबमिट हो चुके थे, इसलिए मैं बाकी मटेरियल्स बेचने के लिए निकल गया। जैसे ही मैं हॉल से बाहर निकला, पीछे पूरा हॉल शोर से फट पड़ा। हे भगवान, इतने सारे मटेरियल्स, 3000 से ज्यादा टास्क। वो लड़का आखिर है कौन? चारों तरफ बस यही आवाजें गूंज रही थी। मैं एक कार में बैठा और सीधे फोंगफोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ निकल पड़ा। मैंने सोचा, फैमिली बिजनेस को फायदा देना ही बेहतर रहेगा। कार की बैक सीट पर बैठकर मैंने आंखें बंद कर ली। लगभग 24 घंटे लगातार डंजन ग्राइंड करने के बाद मैं बुरी तरह थक चुका था, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ था। कॉमर्स सेंटर पहुंचते ही मैं उनके सबसे बड़े मटेरियल एक्विजिशन स्टोर में दाखिल हुआ। एक युवा क्लर्क मेरा स्वागत करने आया, लेकिन मुझे देखते ही उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत झुककर कहा, यंग मास्टर। फिर हैरानी से पूछा, आप यहाँ कैसे? मैंने सीधा जवाब दिया, मटेरियल्स बेचने आया हूँ, क्वांटिटी थोड़ी बड़ी है। क्लर्क के चेहरे पर आश्चर्य और बढ़ गया। फिर उसने मुझे स्टोर के पीछे बने स्टोरेज एरिया में ले गया। वहां पहुंचकर मैंने हाथ घुमाया और सारी बची हुई आइटम्स बाहर निकाल दी। क्रिस्टल कोर्स, बीस्ट हॉर्न्स, रेयर ओरिस, इक्विपमेंट, बॉस कोर्स, हर्ब्स और अनगिनत दूसरे मटेरियल्स। कुछ ही सेकंड में पूरा स्टोरेज एरिया तेजी से भरने लगा। देखते देखते लगभग 1/3 स्टोरेज मटेरियल से भर गया। वहां मौजूद क्लर्क्स बस आंखें फाड़कर देखते रह गए। उनमें से एक ने कांपती आवाज में पूछा, यंग मास्टर, क्या ये सब सेल के लिए है? मैंने बिल्कुल शांत चेहरे के साथ कहा, हाँ, सब कुछ। ये सुनते ही उन्होंने तुरंत स्टोर मैनेजर और सभी अप्रेजर्स को बुला लिया। हर कोई मटेरियल्स की जांच में लग गया। करीब 10 मिनट बाद स्टोर मैनेजर खुद मेरी तरफ चलकर आया। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उसने अभी अभी कोई अविश्वसनीय चीज देखी हो। मैनेजर पसीना पोंछते हुए मेरी तरफ आया और बोला, यंग मास्टर, मार्केट प्राइस के हिसाब से इन सब मटेरियल्स की टोटल वैल्यू 35 करोड़ ड्रैगन कॉइन्स बनती है। मैंने पूछा, क्या इसे एक ही पेमेंट में सेटल कर सकते हो? उसने कहा, हाँ, क्योंकि ये हाई लेवल मटेरियल्स हैं जिनकी हमें तुरंत जरूरत है, और चूंकि आप इन्हें हमारी अपनी चेंबर को बेच रहे हैं, इसलिए इसे प्रायोरिटी मिलेगी। कुछ मिनट बाद मेरे अकाउंट में सीधे 35 करोड़ ड्रैगन कॉइन्स आ गए। उसके तुरंत बाद प्रोफेशन सेंटर ने भी मेरे टास्क की वेरिफिकेशन पूरी कर ली और वहां से 22 करोड़ 70 लाख ड्रैगन कॉइन्स ट्रांसफर हो गए। दोनों अमाउंट मिलाकर कुल 57 करोड़ ड्रैगन कॉइन्स से ज्यादा हो चुके थे। ये एसएसएस रेटिंग के लिए काफी से भी ज्यादा था। और सबसे बड़ी बात, ये पूरा पैसा उन मटेरियल से आया था जो मैंने खुद डंजन्स में कमाए थे। न कोई फैमिली एसेट इस्तेमाल किया, न कोई गिफ्ट लिया, न किसी की हेल्प। मैंने क्वेस्ट के सारे रूल्स पूरी तरह फॉलो किए थे। 24 घंटे से जो टेंशन में ढो रहा था वो आखिरकार थोड़ा कम हुआ। मैंने कहा, चलते हैं, और स्टोर छोड़कर बाहर निकल गया। मैनेजर और क्लर्क्स बस खड़े होकर मुझे जाते हुए देखते रहे। मेरे जाने के बाद उनमें से एक ने पूछा, क्या हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? मैनेजर ने तुरंत कहा, बिल्कुल। एक ही बार में 35 करोड़ का ट्रांजैक्शन कोई छोटी बात नहीं है। और खबर तुरंत चेंबर की अपर मैनेजमेंट तक पहुंचा दी गई। उस समय मुझे नहीं पता था कि हेडक्वार्टर्स में डिपार्टमेंट हेड शेन गुआंग माओ, डायरेक्टर लिन मैन और कई लेवल 200 जॉब चेंजर्स समेत एग्जीक्यूटिव्स का पूरा ग्रुप टॉप फ्लोर कॉन्फ्रेंस हॉल में जमा था। वे सभी इंतजार कर रहे थे, इस तैयारी के साथ कि अगर मैं आज वहां पहुंचा तो वे फोंगफोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। उधर कॉन्फ्रेंस टेबल के हेड पर बैठे चेन गुआंग माओ ने टाइम देखा और कहा, लॉन्ग अब तक पहुंचने वाला होगा। एक एल्डर ने उम्मीद जताई कि मैं पीछे न हटूं। डायरेक्टर लिनमैन ने कहा, अब अगर वो कोशिश भी करे तो देर हो चुकी है। एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है। अगर वो आज नहीं आया तो उसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच माना जाएगा और मैनेजमेंट कमेटी सीधे चेंबर का कंट्रोल संभाल लेगी। चेन गुआंग माओ हल्का सा हंसा और बोला, यंग लोग हमेशा अपनी एरोगेंस की कीमत चुकाते हैं। तभी एक असिस्टेंट अंदर आया और चेन गुआंग माओ के कान में धीरे से कुछ कहा। उसने बताया कि मैं उनकी एक मटेरियल शॉप में गया था और वहां 35 करोड़ के मटेरियल्स बेच चुका था। ये सुनकर कुछ लोग हैरान रह गए। डायरेक्टर लिनमैन ने पूछा, उसके पास इतने मटेरियल्स आए कहां से? एक एल्डर ने अंदाजा लगाया कि शायद ये उसके पेरेंट्स का बचा हुआ इन्वेंट्री स्टॉक होगा। उन्हें लगा कि मैं डुएल की तैयारी के लिए लास्ट मोमेंट पर उसे बेच रहा हूँ। चेन गुआंग माओ ने कहा, 35 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन इससे वो डुएल नहीं जीत पाएगा, और अगर वो कोई आइटम्स खरीद भी ले तो उन्हें इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस के लिए उसके पास टाइम नहीं होगा। बाकी सबने भी सहमति में सिर हिलाया। उनकी नजर में एक्सटर्नल आइटम्स आखिर एक्सटर्नल आइटम्स ही थे। इसी दौरान मैं जांग चांग प्रोफेशन सेंटर के जॉब एडवांसमेंट हॉल पहुंच गया। हॉल सुबह के मुकाबले ज्यादा क्राउडेड था।
कल वाला वही स्टाफ मेंबर मुझे देखते ही जल्दी से खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या आप जॉब एडवांसमेंट क्वेस्ट सबमिट करने आए हैं? मैंने जवाब दिया, हाँ। मैं सीधे बड़े क्रिस्टल के पास गया और क्वेस्ट क्रिस्टल उसमें रख दिया। क्रिस्टल के अंदर गोल्डन लाइट पहले से ही बेहद डेंस थी। जैसे ही क्रिस्टल अंदर गया, पूरा स्ट्रक्चर जोर जोर से विब्रेट करने लगा। अगले ही पल उसमें से बेहद शक्तिशाली गोल्डन लाइट फूट पड़ी। वो सामान्य रोशनी से कहीं ज्यादा चमकदार थी। पूरा हॉल ऐसे जगमगा उठा जैसे अंदर कोई सूरज उगाया हो। गोल्डन बीम्स छत को चीरती हुई सीधे आसमान में निकल गई। बिल्डिंग हल्की सी हिल गई। हॉल में मौजूद हर इंसान शॉक में आ गया। लोग पूछने लगे, क्या हो रहा है? क्या ये एसएसएस एवेल्युएशन है? स्टाफ मेंबर भी घबरा गया। उसने कहा, एसएस रैंक पर भी इतनी लाइट नहीं निकलती। और फिर उसे एहसास हुआ, ये सच में एसएसएस है। कुछ पल के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। फिर अगले ही सेकंड वहां शोर मच गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जंगचंग में किसी ने फर्स्ट एंड जॉब एडवांसमेंट पर एसएसएस हासिल कर लिया है। लेकिन मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। मेरी नजर सिर्फ स्क्रीन पर थी। उस पर लिखा था, क्वेस्ट कंप्लीट, इवैल्यूएशन एसएसएस। मैं टाइकून से 1 स्टार टाइकून बन चुका था। लेवल कैप हट चुकी थी और मुझे 10 टाइम्स ग्रोथ मल्टीप्लायर मिल गया था। मैं संतुष्ट महसूस कर रहा था। 24 घंटे की सारी मेहनत आखिरकार सफल हो गई थी। फिर नए स्किल सामने आए। पहला स्किल था रोड बाइंग मनी। ये स्किल मुझे गोल्ड कॉइंस खर्च करके किसी भी डंजन, सीक्रेट रियलम या क्लोज्ड एरिया तक रास्ता खोलने की अनुमति देता था, चाहे वहां कितनी भी रेस्ट्रिक्शंस क्यों न हो। स्किल डिस्क्रिप्शन में लिखा था, पैसे के सामने भूत और देवता भी रास्ता छोड़ देते हैं। इसका मतलब था कि अब मैं उस एबीस रिफ्ट में जा सकता था जहां मेरे पेरेंट्स गायब हुए थे। मुझे हाई लेवल या स्पेशल परमिशन का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। दूसरा स्किल था लाइफ बाइंग मनी। गोल्ड कॉइंस खर्च करके मैं खुद या किसी और की इंजरीज हील कर सकता था, स्टेमिना रिकवर कर सकता था, मेंटल एनर्जी रेस्टोर कर सकता था और लाइफ स्टेटस तक रिपेयर कर सकता था। कंडीशन जितनी गंभीर होगी, कॉस्ट उतनी ज्यादा होगी। ये स्किल मेरी सबसे बड़ी कमजोरी को पूरा कर रहा था। पहले लंबे समय तक ग्राइंडिंग करने के बाद मेरे पास रेस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन अब मेरे पास डायरेक्ट रिकवरी मेथड था और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी काम कर सकता था। इन स्किल्स को देखने के बाद मुझे लगा कि मेरा दिमाग पहले से ज्यादा क्लियर हो गया है। जो थकान मैं महसूस कर रहा था वो पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उधर हॉल में मौजूद लोग अब भी एसएसएस फर्स्ट एडवांसमेंट की चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं और हॉल से बाहर निकल गया। उसी समय बादलों के ऊपर मौजूद लोगों ने जॉब एडवांसमेंट हॉल से उठती हुई सुनहरी रोशनी का विशाल स्तंभ देखा। ग्रे रोब पहने मध्यम उम्र का आदमी जोर से हंस पड़ा और बोला, उसने सच में कर दिखाया। काले कपड़ों वाला आदमी भी मुस्कुरा दिया। वे दोनों जानते थे कि यह टास्क कितना मुश्किल था। 24 घंटे में 50 करोड़ ड्रैगन कॉइंस कमाना, वो भी पूरी तरह अपने दम पर, बिना फैमिली एसेट्स और बिना किसी हेल्प के। उनकी नजर में मैं उनकी उम्मीदों से भी ज्यादा प्रभावशाली साबित हुआ था। प्रोफेशन सेंटर से एसएसएस फर्स्ट एडवांसमेंट की खबर आग की तरह पूरे जैंगचोंग में फैल गई। हॉल के अंदर मौजूद लोग गोल्डन लाइट, एसएसएस इवैल्यूएशन और 18-19 साल के एक लड़के की चर्चा कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में ये खबर टीम्स, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, बड़े फैमिलीज और ऑनलाइन फोरम्स तक पहुंच गई। सिर्फ 10 मिनट के अंदर शहर के लगभग सभी अपर एचेलॉन को पता चल चुका था। हर कोई समझ चुका था कि अगर मैं जिंदा रहा तो मेरे पास 3 पिलर्स के बराबर या उनसे भी ऊपर पहुंचने की पोटेंशियल थी। पूरे जैंगचोंग में लोग एक ही सवाल पूछने लगे, आखिर वो है कौन? उधर फोंगफोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स के हेडक्वार्टर्स की टॉप फ्लोर कॉन्फ्रेंस हॉल में डिपार्टमेंट हेड चेन गुआंग माओ और बाकी एग्जीक्यूटिव्स को भी ये खबर मिल गई। कुछ मिनट पहले तक वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि मेरे पहुंचने के बाद मुझे कैसे हैंडल करना है, लेकिन जैसे ही एसएसएस रेटिंग की खबर पहुंची, पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। चेन गुआंग माओ तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और गंभीर आवाज में पूछा, क्या ये कंफर्म है? असिस्टेंट ने सिर हिलाया। जी हाँ, बहुत लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। डायरेक्टर लिन मैन ने पूछा, वो कौन था? असिस्टेंट ने जवाब दिया, अभी तक पता नहीं चला, सिर्फ इतना मालूम है कि वो एक यंग प्रोफेशनल है। ये सुनते ही हॉल का माहौल बदल गया। एक एग्जीक्यूटिव उत्साहित होकर बोला, अगर हम ऐसे इंसान को चेंबर में रिक्रूट कर लें तो हमारी वर्तमान समस्याएं खत्म हो जाएंगी और अगले कई दशकों तक हमारी पोजीशन सुरक्षित हो जाएगी। चेन गुआंग माओ की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत आदेश दिया, फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू करो, कॉस्ट चाहे कितनी भी लगे। रिसोर्सेज दो, स्टेटस दो, शेयर्स दो, किसी भी कीमत पर उसे चेंबर से बांधना होगा। बाकी सभी लोगों ने भी सहमति जताई। उनके हिसाब से ऐसा टैलेंट दूसरे बड़े फोर्सेस से मुकाबला करने के लिए एक बेहद मजबूत ट्रम्प कार्ड बन सकता था। चर्चा इतनी गर्म हो गई कि वे लगभग भूल ही गए कि वे मेरा इंतजार कर रहे थे। आखिर चेन गुआंग माओ ने उन्हें याद दिलाया, पहले आज का मामला खत्म होने दो, उसके बाद इस एसएस जीनियस को ढूंढने पर पूरा फोकस करेंगे। उसी समय सिटी लॉर्ड मैंशन में हुनियन शान और कैप्टन जी हुआनंग चेंबर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें भी एसएसएस फर्स्ट एडवांसमेंट की खबर मिली। कैप्टन जी हुआनंग ने मुस्कुराकर कहा, अभी अभी किसी ने एसएसएस फर्स्ट एडवांसमेंट हासिल किया है। हुनियन शान कुछ पल रुका, फिर हंस पड़ा। अगर मैं गैस करूं तो वो लॉन्ग ही होगा। दोनों हंसने लगे। हुनियन शान ने सिर हिलाते हुए कहा, वो हमेशा लोगों को सरप्राइज कर देता है। उन्होंने तय किया कि वे चेंबर तो जाएंगे ही, लेकिन अब असली मजा तब आएगा जब एग्जीक्यूटिव्स को सच्चाई पता चलेगी। कैप्टन जी हुआनंग हंसते हुए बोला, इस समय वे लोग शायद उसी एसएसएस जीनियस को ढूंढने और रिक्रूट करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। कुछ देर बाद उनकी कार हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। एंट्रेंस पर मौजूद स्टाफ सिटी लॉर्ड और कैप्टन जी हुआनंग को देखकर घबरा गए। खबर तेजी से कॉन्फ्रेंस हॉल तक पहुंची और चेन गुआंग माओ, डायरेक्टर लिन मैन समेत बाकी एग्जीक्यूटिव्स खुद नीचे आकर उनका स्वागत करने लगे। चेन गुआंग माओ ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और पूछा, आप दोनों यहाँ किस लिए आए हैं? हुनियन शान ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन चेन गुआंग माओ और डायरेक्टर लिन मैन दोनों सोच रहे थे कि शायद वे आज मुझे सपोर्ट करने आए। आखिर डायरेक्टर लिन मैन ने सीधे पूछ लिया, क्या आप यंग मास्टर के मामले में यहाँ आए हैं? उसी समय मैं भी फोंगफोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स हेडक्वार्टर्स पहुंच चुका था।
हुनियन शान ने चेन गुआंगमाओ की तरफ देखकर कहा, हाँ मैं उसी मामले के लिए आया हूँ, लेकिन मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। अग्रीमेंट पहले से तय है, इसलिए जैसा लिखा है वैसा ही होगा। मैं सिर्फ देखने आया हूँ। कैप्टन जी हुआनंग ने भी कहा, जब तक कोई लॉ ब्रेक नहीं होता और कोई मरता नहीं है, हम किसी साइड को फेवर नहीं करेंगे। ये सुनते ही चेन गुआंगमाओ और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। चेन गुआंगमाओ ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और अंदर ले गया। रास्ते में कैप्टन जी हुआनंग ने धीरे से कहा, लगता है इन्हें अभी तक पता नहीं चला कि वो एसएसएस जीनियस कौन है। हुनियन शान मुस्कुराया, जिन्हें पता चलना चाहिए उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। उस दिन स्पेक्टेटर हॉल में जंग चेंग के कई बड़े लोग पहुंचे थे। स्टुअर्ट जंग और जुंग शिया भी आए थे। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वोंग यीचिंग भी हॉल के एक कोने में बैठा था। उसके पिता भी लापता थे, इसलिए वो मेरी स्थिति को दूसरों से बेहतर समझ सकता था। वो देखना चाहता था कि क्या मैं अपने माता पिता की छोड़ी हुई विरासत को बचा पाऊंगा। हॉल में मौजूद लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। कुछ का कहना था कि मैं शायद आने की हिम्मत ही नहीं करूंगा। कुछ कह रहे थे कि अगर आ भी गया तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि चेंबर के पास 4 लेवल 200 प्रोफेशनल्स मौजूद थे। कुछ लोगों को लगता था कि मैंने बहुत जल्दबाजी की और मुझे लीगल चैनल्स का इस्तेमाल करना चाहिए था, जबकि कुछ लोग मानते थे कि मेरे पेरेंट्स के साथ जो हुआ उसके बाद मेरी रिएक्शन समझी जा सकती थी। चेन गुआंगमाओ ये सब सुनकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। डायरेक्टर लिन मैन ने टाइम देखा और कहा, वो अब किसी भी समय पहुंच सकता है। चेन गुआंगमाओ ने सबको तैयार रहने का आदेश दिया। जैसे ही वो अंदर आए, अग्रीमेंट के मुताबिक सभी अपनी ऑरा रिलीज करेंगे। एक लेवल 200 प्रोफेशनल ने पूछा, क्या इसकी सच में जरूरत है? चेन गुआंगमाओ ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, शेर भी खरगोश का शिकार करते समय पूरी ताकत लगाता है। तभी का दरवाजा खुला और मैं अंदर चला आया। मैं अकेला था। मेरे शरीर पर सिर्फ एक साधारण ब्लैक कॉम्बैट सूट था। जैसे ही मैं अंदर आया, पूरा हॉल शांत हो गया। मैंने सभी लोगों पर नजर डाली, फिर चेन गुआंगमाओ और बाकी एग्जीक्यूटिव्स की तरफ देखा और पूछा, क्या सभी लोग आ चुके हैं? चेन गुआंगमाओ मुस्कुराया, हाँ, जिन्हें यहाँ होना चाहिए था वे सभी मौजूद हैं और आज के बाद चेंबर का भविष्य तय हो जाएगा। उसकी बात खत्म होते ही दोनों तरफ बैठे हाई लेवल प्रोफेशनल्स ने एक साथ आंखें खोल दी। अगले ही पल दर्जनों शक्तिशाली औरस मेरी तरफ टूट पड़ी। सबसे भारी प्रेशर उन लेवल 200 प्रोफेशनल्स की तरफ से आ रहा था। हॉल की हवा भारी हो गई। जमीन हल्की सी कांप उठी। कई स्पेक्टेटर्स का चेहरा पीला पड़ गया और वे पीछे हट गए। कुछ लोग गुस्से में बड़बड़ाए। डुएल शुरू होने से पहले ही ऑरा प्रेशर इस्तेमाल करना कितनी शर्मनाक बात है। जंगशाह भी नाराज हो गया। ये लोग गंदी चालें चल रहे हैं, लेकिन स्टुअर्ट जंग ने उसे शांत रहने को कहा। मैं वहीं खड़ा रहा और उनकी तरफ देखता रहा। फिर मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। दर्जनों हाई लेवल प्रोफेशनल्स का प्रेशर सीधे मुझ पर गिरा, लेकिन मेरी चाल में जरा भी बदलाव नहीं आया। मैं उसी स्थिर गति से चलता हुआ हॉल के सामने तक पहुंच गया। वहां रुककर मैंने चेन गुआंगमाओ और बाकी लोगों की तरफ देखा। तो यही तुम्हारा वेलकम करने का तरीका? चेन गुआंगमाओ मुस्कुराया, तुम गलत समझ रहे हो। हम सिर्फ ये देखना चाहते थे कि आज की चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तुम क्वालिफाइड हो या नहीं। मैंने शांत स्वर में पूछा, तो अब साफ दिख गया? उसके बगल में बैठे एक एल्डर ने तिरस्कार से नाक सिकोड़ ली। ज्यादा घमंड मत करो। ऑरा से लेने का मतलब ये नहीं कि तुम जीत जाओगे। यहाँ मौजूद हर इंसान तुम्हारी सोच से ज्यादा ताकतवर है। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर्फ 2 शब्द कहे, तो फिर। चेन गुआंगमाओ ने हाथ उठाकर एल्डर को चुप कराया और अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसने मुझे एग्रीमेंट की याद दिलाई। अगर तुम जीत गए तो पूरा चेंबर तुम्हारे आदेश मानेगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो फिर कभी चेंबर के मैनेजमेंट में दखल नहीं दोगे। मैंने कहा, बिल्कुल सही। डायरेक्टर लिन मैन ने कहा, रिश्तों को पूरी तरह खराब होने से बचाने के लिए हम शुरुआत में किसी लेवल 200 प्रोफेशनल को नहीं भेजेंगे। सबसे पहले सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के डेप्यूटी कैप्टन जो यू लड़ेंगे। वो लेवल 150 प्रोफेशनल है। अगर तुम उन्हें भी पार नहीं कर पाए तो आगे जारी रखने का कोई मतलब नहीं होगा। जो यू अपनी सीट से खड़ा हो गया। वो भारी आर्मर पहने एक मजबूत और गठीले शरीर वाला मध्यम उम्र का आदमी था। उसकी पीठ पर एक विशाल वॉर सेबर टंगी हुई थी। वो धीरे धीरे अरेना के बीचों बीच पहुंचा और मुझे हल्की तिरस्कार भरी नजरों से देखने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, बस इतना सुनिश्चित करूंगा कि तुम आगे कोई एक्शन न ले सको। उसने अपनी सेबर बाहर निकाली। ठंडी चमक पूरे अरेना में फैल गई। फिर वो बोला, यंग लोगों में एरोगेंस होना अच्छी बात है, लेकिन जब एरोगेंस हद पार कर जाए तो वो खुद मौत को बुलावा देने जैसा होता है। आज मैं प्रेसिडेंट और मैडम की तरफ से तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। मेरी आंखें ठंडी हो गई। मैंने सीधा जवाब दिया, तुम मेरे पेरेंट्स का नाम लेने के भी लायक नहीं हो। जो यू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, लगता तुम्हें तब तक समझ नहीं आएगी जब तक कॉफिन सामने न दिख जाए। अगले ही पल उसकी ऑरा फट पड़ी। वो वॉर सेबर उठाकर मेरी तरफ बिजली की रफ्तार से दौड़ा। मैंने सिर्फ एक हाथ उठाया, मनी घोस्ट। मेरे सामने तुरंत एक डार्क गोल्डन फिगर प्रकट हो गई। जो यू जरा भी नहीं रुका। उसकी सेबर पूरी ताकत के साथ नीचे गिरी, लेकिन मनी घोस्ट ने एक हाथ से उस सेबर को बीच हवा में पकड़ लिया। अगले ही पल उसके दूसरे हाथ का पंच जो यू के सीने में जा धंसा। धमाका हुआ। आर्मर अंदर की तरफ धंस गया। हड्डियां टूटने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। जो यू का शरीर गोली की तरह पीछे उड़ा और प्रोटेक्टिव बैरियर से टकराया। वो जमीन पर गिरा, मुंह से खून उगल दिया और उसकी सेबर हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। उसका सीना बुरी तरह धंस चुका था। ऑरा पूरी तरह गायब हो गई थी। वो लगभग मर ही चुका था। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। हर किसी के चेहरे पर शॉक साफ दिखाई दे रहा था। एक लेवल 150 प्रोफेशनल को मेरी समन क्रीचर ने सिर्फ एक मूव में हरा दिया था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि मैं खुद अपनी जगह से हिला तक नहीं था। कुछ लोगों को यह भी समझ आ गया कि मैंने जानबूझकर पंच की ताकत कंट्रोल की थी, वरना जो यू वहीं मर जाता। चेन गुआंगमाओ के चेहरे की मुस्कान जम गई। डायरेक्टर लिन मैन की आंखें सिकुड़ गई। बाकी लेवल 200 प्रोफेशनल्स ने पहली बार मुझे गंभीरता से देखना शुरू किया। मैं मनी घोस्ट के पीछे खड़ा रहा और शांत नजरों से चेन गुआंगमाओ और बाकी लोगों को देखता रहा। इस बार चेन गुआंगमाओ के चेहरे से मुस्कान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। डायरेक्टर लिन मैन की आंखों में साफ शॉक दिखाई दे रहा था। सिक्योरिटी हेड शॉमिंग की सांस तक एक पल को रुक गई।
उन्हें एहसास हो चुका था कि वे मेरी असली ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब तक उन्होंने जो भी अनुमान लगाए थे वे सब गलत निकले। मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या अब कोई और नहीं आएगा? फिर मैंने याद दिलाया, अभी कुछ देर पहले तुम लोग कह रहे थे कि मैं चेंबर कंट्रोल करने के लायक नहीं हूँ। अब क्या किसी में आगे आने की हिम्मत भी नहीं बची? चेन गॉन्ग माओ का चेहरा और गहरा हो गया। उसे पता था कि इतने लोगों के सामने वे पीछे नहीं हट सकते। उसने गहरी सांस ली और कहा, चूंकि तुम्हारी ताकत हमारी उम्मीद से काफी ज्यादा है, इसलिए अब फॉर्मल मैचेस शुरू होंगे। डायरेक्टर लिन मैन ने सिर हिलाया। उसी समय बाकी 2 लेवल 200 प्रोफेशनल्स भी अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। अब कुल 4 लेवल 200 एक्सपर्ट सामने थे। चेन गुआंग माओ, डायरेक्टर लिन मैन, वू जाओ जो लेवल 207 एरे रूने मास्टर था, और शेनिंग हान जो लेवल 201 ब्लेड शैडो कंट्रोलर थी। हॉल में तुरंत चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग चिल्लाने लगे, 4 लेवल 200 प्रोफेशनल्स एक साथ, ये तो शर्मनाक है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, अगर एक समन क्रीचर ने उन्हें यहाँ तक मजबूर कर दिया है तो इससे उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। चेन गुआंग माओ ने कहा, एक एक करके लड़ना सिर्फ समय की बर्बादी होगी। डायरेक्टर लिन मैन ने भी कहा, एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें उन सभी को चैलेंज करना था जो तुम्हारा विरोध करते हैं, इसलिए चारों का एक साथ लड़ना रूल्स के खिलाफ नहीं है। फिर उसने आखिरी बार पूछा, अगर हार माननी है तो अभी भी देर नहीं हुई। मैंने चारों की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी। तुम लोग सिर्फ डरे हुए हो। मैंने उंगली उठाकर उनकी तरफ इशारा किया। कुछ मिनट पहले तुम ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे जीत पहले ही तय हो चुकी हो, और अब चारों को एक साथ बाहर आना पड़ रहा है। वू जाओ ने ठंडे स्वर में कहा, वर्ड से कुछ नहीं बदलने वाला। शेनिंग हान बोली, तुम्हारी समन क्रीचर ताकतवर है, लेकिन ये सोचना कि एक समन 4 लेवल 200 प्रोफेशनल्स को हरा देगा, बचकाना है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक है? मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया। अगले ही पल एक और मनी घोस्ट प्रकट हुई, फिर एक और, फिर एक और। डार्क गोल्डन फिगर्स लगातार सामने आती गईं। कुछ ही सेकंड में मेरे सामने 10 मनी घोस्ट एक लाइन में खड़ी थी। पूरा हॉल फट पड़ा। हर कोई शॉक में था। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं एक नहीं पूरे 10 ऐसे मॉन्स्टर समन कर सकता हूँ। चेन गुआंग माओ ने दांत भींच लिए और चिल्लाया, अटैक। चारों एक्सपर्ट्स एक साथ हरकत में आ गए। चेन गुआंग माओ के शरीर पर मेटालिक आर्मर चढ़ गया। डायरेक्टर लिन मैन ने बफ स्किल्स एक्टिवेट कर दी। शेनिंग हन ने 6 फ्लाइंग ब्लेड्स हवा में छोड़ दी। वू जाओ फॉर्मेशन रूनेस बनाने लगा। दूसरी तरफ 10 मनी घोस्ट बिना आवाज की आगे बढ़ी। जब दोनों पक्ष टकराए तो प्रोटेक्टिव बैरियर जोर से कांप उठा। चेन गुआंग माओ ने 2 मनी घोस्ट को रोका, लेकिन उसे पीछे धकेल दिया गया। शेनिंग हन की ब्लेड्स उन पर वार करती रहीं, लेकिन उन्हें रोक नहीं सकी। डायरेक्टर लिन मैन ने स्लो और वीकनिंग इफेक्ट्स डाले, लेकिन मनी घोस्ट के एट्रीब्यूट्स इतने ज्यादा थे कि असर लगभग ना के बराबर रहा। वू जाओ की फॉर्मेशन पूरी होने से पहले ही कुचल दी गई। कुछ ही देर में स्थिति पूरी तरह पलट गई। चारों लेवल 200 प्रोफेशनल्स दबने लगे। वे लगातार पीछे धकेले जा रहे थे, और मैं अभी भी उसी जगह खड़ा था जहां शुरुआत में खड़ा था। हुनियन शान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कैप्टन जी हुआनंग ने धीरे से कहा, यही वो इंसान है जिसे तियन लॉन्ग ने चुना था, और अब उसने एसएसएस रेटिंग भी हासिल कर ली है। लड़ाई जारी रही। चेन गुआंग माओ और बाकी तीनों जितना ज्यादा लड़ते उतना ही ज्यादा परेशान होते जा रहे थे। आखिर उन्होंने एक मनी घोस्ट पर फोकस फायर करने का फैसला किया। डायरेक्टर लिन मैन ने उसके ऊपर वीकनिंग मार्क्स लगाए। शेनिंग हान ने उसके जॉइंट्स पर फ्लाइंग ब्लेड से लगातार वार किए। चेन गुआंग माओ ने सीधे उसके सिर पर हमला किया। काफी मुश्किल के बाद वे आखिर एक मनी घोस्ट को डिस्ट्रॉय करने में सफल हो गए, लेकिन अगले ही पल मैंने हाथ उठाया और उसकी जगह एक नई मनी घोस्ट समन कर दी। फुल हेल्थ, फुल पावर, जैसे कुछ हुआ ही न हो। फिर मैंने लाइफ बाइंग मनी एक्टिवेट किया। सुनहरी रोशनी बाकी 9 मनी घोस्ट पर बरसने लगी। उनके सभी वुंड्स कुछ ही सेकंड में गायब हो गए। इसकी कॉस्ट सिर्फ कुछ 1000 गोल्ड कॉइन्स थी, जो नई घोस्ट समन करने से कहीं सस्ती थी। ये देखकर चारों लेवल 200 प्रोफेशनल्स के चेहरे ऐसे हो गए जैसे उनकी मेंटालिटी टूटने वाली हो। चेन गुआंग माओ ने तुरंत वू जाओ को पुकारा। उन्होंने उससे कहा कि बाकी लोग मनी घोस्ट को रोकेंगे और वो किसी भी कीमत पर फॉर्मेशन तैयार करे। डायरेक्टर लिन मैन ने अपने सबसे ताकतवर कंट्रोल स्किल्स एक्टिवेट कर दिए, और शेनचिंग हन ने अपनी फ्लाइंग ब्लेड से मनी घोस्ट को लगातार रिस्ट्रेन करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ वू जाओ पीछे हट गया और तेजी से एक विशाल फॉर्मेशन तैयार करने लगा। कुछ ही सेकंड में एक बड़ी फॉर्मेशन अरेना के ऊपर फैल गई। उसका नाम था स्पिरिट ट्रैपिंग कॉन्ट्रैक्ट सेवरिंग फॉर्मेशन। चांदी जैसी चमकती चेन्स अचानक हवा से प्रकट हुई और 10 मनी घोस्ट को जकड़ लिया। उसी समय एक ग्रे लाइट कर्टन नीचे उतरी और मेरे तथा मनी घोस्ट के बीच मौजूद कनेक्शन का एक हिस्सा काट दिया। उनकी मूवमेंट तुरंत धीमी पड़ गई। पहली बार चारों लेवल 200 प्रोफेशनल्स को थोड़ा ब्रीदिंग रूम मिला, लेकिन उनकी हालत भी अच्छी नहीं थी। सभी घायल थे, थके हुए थे, और लगातार लड़ाई की वजह से उनकी ऑरा भी काफी कमजोर हो चुकी थी। वू जाओ ने मेरी तरफ देखकर कहा, फॉर्मेशन ने तुम्हारी समन क्रीचर्स को सील कर दिया है और कनेक्शन भी काट दिया है। अब तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं बचा। चेन गुआंग माओ और डायरेक्टर लिन मैन ने भी मौका देखकर कहा, अब कॉन्सीड कर दो। तुम पहले ही खुद को साबित कर चुके हो। हम बैठकर ठीक से बात कर सकते हैं, लेकिन आज की डुएल यहीं खत्म होनी चाहिए। मैंने बंधे हुए मनी घोस्ट की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, फॉर्मेशन बुरी नहीं है। फिर मैंने वू जाओ की आंखों में देखते हुए पूछा, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि इस फॉर्मेशन ने सच में उन्हें ट्रैप कर लिया है? मैंने अपना हाथ उठाया और रोड बाइंग मनी एक्टिवेट कर दिया। इसकी कॉस्ट 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स थी। अगले ही पल एक चमकदार गोल्डन रोड पैटर्न हवा में प्रकट हुआ। वो सीधा फॉर्मेशन को चीरता हुआ मनी घोस्ट तक पहुंच गया। फॉर्मेशन में दरारें पड़ने लगी। फिर पूरे अरेना में क्रैक की आवाज गूंजी और फॉर्मेशन पूरी तरह टूट गई। वू जाओ ने तुरंत खून उगल दिया और लड़खड़ाकर पीछे हट गया। फॉर्मेशन बैकलैश सीधे उसके ऊपर गिरा था। आजाद होते ही 10 मनी घोस्ट फिर से आगे टूट पड़े। इस बार उनकी गति पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। चारों लेवल 200 प्रोफेशनल्स और ज्यादा बुरी तरह दबने लगे। चेंग गुआंग माओ 3 मनी घोस्ट के लगातार हमलों के नीचे पीछे हट रहा था। शेनिंग हन मुश्किल से खुद को बचा पा रही थी। डायरेक्टर लिन मैन ने अटैक छोड़कर पूरी तरह डिफेंसिव मोड अपना लिया। वू जाओ बैकलैश की वजह से दूसरी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनाने की हालत में ही नहीं था।
कुछ देर बाद शेनिंगहन ने दांत भींचते हुए कहा, हम ऐसे नहीं जीत सकते। फिर उसने एक नया सुझाव दिया, सीधे उस पर अटैक करते हैं। अगर उसे कंट्रोल कर लिया तो समन क्रीचर्स अपने आप रुक जाएंगी। बाकी तीनों की नजरें मेरी तरफ मुड़ गई। मैं अभी भी उसी जगह खड़ा था जहां लड़ाई शुरू हुई थी। मेरे आसपास एक भी मनी घोस्ट गार्ड के रूप में मौजूद नहीं थी। तभी अचानक चेंग वांग माओ बोल पड़ा। नहीं, उसकी आवाज गंभीर थी। उसने बाकी लोगों की तरफ देखा और कहा, शुरुआत से सोचो। जब मनी घोस्ट लड़ रही थी तब भी ये बिल्कुल शांत था। जब फॉर्मेशन ने उन्हें सील कर दिया तब भी इसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, और अभी भी ये वहीं खड़ा है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये वीकनेस नहीं लगती, ये ट्रैप लगता है। ये सुनते ही बाकी तीनों के दिल भारी हो गए। उनकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। किसी ने रिस्क लेने की हिम्मत नहीं की। अगले ही पल चेंग वांग माओ को एक मनी घोस्ट का पंच लगा और वो पीछे उड़ गया। उसके मुंह से खून निकल आया। उसने हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, रुको। मैंने हल्का सा हाथ उठाया। अगले ही पल 10 मनी घोस्ट वहीं रुक गईं। वे बिल्कुल स्थिर खड़ी रहीं। चेंग वांग माओ भारी सांसें ले रहा था। उसका चेहरा बेहद खराब लग रहा था, लेकिन आखिर उसने सिर झुका दिया। हम हार मानते हैं। डायरेक्टर लिनमैन, वू जाओ और शेनिंगहन ने भी हार स्वीकार कर ली। वे जानते थे कि लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं था, और अगर वे सच में मुझे टारगेट करके जीत भी जाते तो आज जो कुछ सभी लोगों ने देखा था उसके बाद उनकी पूरी रेपुटेशन खत्म हो जाती। स्पेक्टेटर हॉल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। फिर अगले ही सेकंड पूरा हॉल फट पड़ा। हर तरफ से आवाजें आने लगी। 4 लेवल 200 प्रोफेशनल्स ने हार मान ली। उसने अकेले पूरे चेंबर को हरा दिया, और उसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। जंगशा खुशी से उछल पड़ा, हम जीत गए। स्टीवर्ट जंग ने भी पहली बार अपनी कमर सीधी की। वैंग यिंग मुझे लाल आंखों से देख रहा था। हुनियन शान मुस्कुरा दिया, अच्छा लड़का। कैप्टन जी हुआनंग ने धीरे से कहा, आज के बाद जंगचंग का पावर स्ट्रक्चर बदलने वाला है। मैंने शांत आवाज में कहा, अब से फोंग फोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स में आखिरी फैसला मेरा होगा। हॉल में मौजूद सभी एग्जीक्यूटिव्स चुप रहे। 4 लेवल 200 प्रोफेशनल्स के हार मानने के बाद उनके पास कोई बहाना नहीं बचा था। तभी स्पेक्टेटर स्टैंड में मौजूद एक व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया। उसके हाथ में कम्युनिकेटर था। उसने जोर से कहा, प्रोफेशनल सेंटर में एसएसएस रैंक फर्स्ट एडवांसमेंट हासिल करने वाला प्रोफेशनल भी यही है। हॉल फिर से शांत हो गया, लेकिन इस बार सिर्फ 1 सेकंड के लिए। अगले ही पल पहले से भी ज्यादा शोर मच गया। लोग चिल्लाने लगे। उसने 1 हफ्ते से भी कम समय पहले अवेकनिंग की थी। लेवल 100 पहुंच गया, फर्स्ट एडवांसमेंट पर एसएसएस हासिल किया, और फिर 4 लेवल 200 प्रोफेशनल्स को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। बहुत से लोग इसे अब्सूर्ड कह रहे थे, कुछ लोग मुझे मॉन्स्टर कह रहे थे। वैंग यिंग वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखें खाली थी। वो धीरे से बुदबुदाया, एसएसएस वाला इंसान भी वही था। फिर उसने कड़वी हंसी हंस दी। दूसरी तरफ चेंग वांग माओ और बाकी एग्जीक्यूटिव्स ऐसे दिख रहे थे जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। डायरेक्टर लिन मैन का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। कुछ ही समय पहले कॉन्फ्रेंस हॉल में वे सभी कह रहे थे कि उस एसएसएस जीनियस को किसी भी कीमत पर रिक्रूट करना होगा। उसे शेयर्स दो, रिसोर्सेज दो, स्टेटस दो और चेंबर से मान दो। लेकिन अब उन्हें पता चला कि वो एसएसएस जीनियस कोई और नहीं, मैं ही था। वही इंसान जिसे उन्होंने बाहर निकालने की कोशिश की थी, वही इंसान जिसके खिलाफ वे अभी लड़कर हारे थे। मैं शांत नजरों से उन्हें देखता रहा। चेंग वांग माओ का चेहरा सफेद पड़ गया। आखिर उसने सिर झुका लिया और भारी आवाज में कहा, हम गलत थे। उसके बोलते ही बाकी हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स ने भी एक एक करके सिर झुका दिए। सभी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि वे लालच में अंधे हो गए थे और किसी भी सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आज से फोंग फोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स की सारी डिसीजन मेकिंग पावर वापस मेरे हाथों में होगी। फिर मैंने आगे कहा, तुम लोगों के पास जो शेयर्स हैं वे भी वॉइड किए जाएंगे और वापस मेरे पास लौटेंगे। सभी ने कड़वे चेहरे के साथ इसे स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं यही नहीं रुका। मैंने आगे कहा, हर डिपार्टमेंट पहले की तरह काम करता रहेगा। पोशन वर्कशॉप, इक्विपमेंट ट्रेडिंग, मटेरियल एक्विजिशन, सिक्योरिटी सिस्टम, सब कुछ पहले जैसा चलेगा। सभी लोग चौंक गए। उन्हें लगा था कि मैं उन्हें पूरी तरह हटा दूंगा। मैंने उनकी तरफ देखकर कहा, तुम सभी चेंबर के वेटरन्स हो। आज की घटना के लिए मैं सिर्फ एक मौका दे रहा हूँ। मेरी आवाज ठंडी हो गई। लेकिन भविष्य में अगर किसी ने फिर ऐसे विचार रखने की कोशिश की तो सिर्फ हार मान लेने और शेयर्स खो देने से बात खत्म नहीं होगी। मेरे पीछे खड़ी 10 मनी घोस्ट बिल्कुल चुप थी। उनकी मौजूदगी ही काफी दबाव पैदा कर रही थी। चेंग वांग माओ ने मुश्किल से निगलते हुए सिर झुका दिया। आज से मैं आपके लिए जान देने को तैयार हूँ। डायरेक्टर लिन मैन, सिक्योरिटी हेड शाओचिंग, वू जाओ, शेनिंगहन और बाकी सभी एग्जीक्यूटिव्स ने भी एक साथ सिर झुका दिए। उस पल से पूरे फोंग फोंग चेंबर ऑफ कॉमर्स का कंट्रोल पूरी तरह मेरे हाथों में वापस आ चुका था। बाकी सभी एग्जीक्यूटिव्स ने भी एक एक करके अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके डिपार्टमेंट्स अब पूरी तरह मेरे आदेशों का पालन करेंगे। इस बार उनके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था। वे सचमुच कॉन्विंस हो चुके थे। क्राउड में खड़े स्टीवर्ट जैंग की आंखें नम हो गई थी। उसने धीरे से कहा, यह सच में बड़ा हो गया है, बिल्कुल अपने पिता की तरह, बल्कि उनसे भी ज्यादा स्थिर। दूसरी तरफ जैंगशा खुशी से लगभग उछल रहा था। मैंने पहले ही कहा था कि वो कर सकता है। स्पेक्टेटर स्टैंड्स में बैठे बड़े बड़े लोग मुझे अलग नजरों से देख रहे थे। उनके चेहरों पर जटिल भाव थे। कोई कह रहा था कि मेरा टेम्परामेंट शानदार है, कोई कह रहा था कि मेरा फ्यूचर लिमिटलेस है। बादलों के ऊपर खड़े ग्रे रॉब्स वाले मध्यम उम्र के आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हिम्मत है, स्ट्रेटेजी है, इमोशन है, राइटियसनेस है, अब और क्या ढूंढ रहे हो? उसके बगल में खड़े ब्लैक रॉब्स वाले आदमी ने शांत स्वर में जवाब दिया, अब कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, उसने असेसमेंट पास कर लिया है। उधर होनियन शैन और कैप्टन जी हुएन मेरी तरफ बढ़ ही रहे थे ताकि मुझे कांग्रेचुलेशंस दे सके। तभी दोनों के कम्युनिकेटर्स एक साथ चमक उठे। मैसेज पढ़ते ही उनके चेहरे बदल गए। कैप्टन जी हुएन ने धीमी आवाज में कहा, मोल के बारे में नई क्लू मिली है। दोनों बिना समय गंवाए तुरंत जाने लगे। जाते जाते होनियन शान मेरे पास से गुजरा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, बहुत बढ़िया किया। उसके बाद हॉल में मौजूद बाकी गेस्ट भी एक एक करके मेरे पास आए। किसी ने कहा चेंबर अब स्टेबल हो गया है, किसी ने कहा मैं यंग और प्रॉमिसिंग हूँ,
लगभग सभी ने फ्यूचर कोऑपरेशन की बात की। उनका रवैया पहले से कहीं ज्यादा गर्मजोशी भरा था। जब सभी आउटसाइडर्स चले गए तब हॉल में सिर्फ चेंबर के इंटरनल मेंबर्स बचे। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और मैं सीट पर बैठ गया, वही सीट जो कभी मेरे पेरेंट्स की थी। अब कोई भी उस पोजीशन पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने अंकल जैंग की तरफ देखा। अंकल जैंग, आज से फैंग फैंग चेंबर ऑफ कॉमर्स की डेली मैनेजमेंट आप कोऑर्डिनेट करेंगे। वो साफ तौर पर चौंक गया, लेकिन मैंने आगे कहा, आपने कई सालों तक मेरे पेरेंट्स के साथ काम किया है, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। डिपार्टमेंट हेड्स अपने अपने ऑपरेशन संभालते रहेंगे और आप उन पर नजर रखेंगे। अंकल जैंग ने कुछ सेकंड मुझे देखा, फिर गंभीरता से सिर हिला दिया। चैंग वांग, माओ और बाकी एग्जीक्यूटिव्स ने भी कहा कि वे पूरी तरह कोऑपरेशन करेंगे। मैंने सभी की तरफ देखते हुए कहा, स्ट्रेंथ ही असली फाउंडेशन है। अगर मेरे पास पावर नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता। हॉल पूरी तरह शांत था। मैंने आगे कहा, इसीलिए मैं अपना पूरा समय चेंबर बिजनेस में नहीं लगाने वाला। मुझे लगातार स्ट्रॉन्गर बनना है। चेंबर मुझे रिसोर्सेस, चैनल्स और इंटेलिजेंस देगा। अंकल जैंग डेली अफेयर संभालेंगे और तुम लोग अपना अपना काम करोगे। सभी ने एक साथ जवाब दिया,